नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीए मनोज गुप्ता। स्वागत करता हूं आप सबका हमारे YouTube चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस पर। आज की हमारी इस वीडियो में हम बात करेंगे इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के रिगार्डिंग। जैसा कि आप सबको पता है, फाइनेंशियल ईयर 22-23 जो कि एंड हो चुका है, क्लोज हो चुका है। तो यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर अगर मैं बात करूं 2022-23, दैट इज असेसमेंट ईयर 2023-24, जिसके लिए आप लोगों को आईटीआर फाइल करनी है। और मोस्ट प्रोबेबली ये सभी जो आईटीआर फॉर्म्स हैं, ये एंड ऑफ द अप्रैल अप्रैल एंड तक जो है नोटिफाई कर दिए जाएंगे, अवेलेबल करा दिए जाएंगे। तो ऐसे में जैसे ही ये फॉर्म्स अवेलेबल होंगे, आप क्या करेंगे, अपनी आईटीआर फाइल करेंगे। तो आईटीआर फाइल करने के लिए कुछ बेसिक बातों का आपको ध्यान रखना है। कैसे आईटीआर फाइल करने से पहले आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, जिससे कि आप अपनी आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न बहुत इजीली एंड सही आईटीआर आप फाइल कर पाए, इजीली फाइल कर पाए और सही आईटीआर फाइल कर पाए। ये दोनों ही बातें जरूरी है। तो इसके लिए किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, या फिर मैं कहूं कि कौन सी ऐसी वर्किंग्स हैं जो पहले आप कर सकते हैं, जिससे कि जब आईटीआर फॉर्म अवेलेबल कराए जाएं तब आपको वो वर्किंग जो है पहले से ही रेडी मिले, और उसके बाद आप जो है टाइमली अपनी आईटीआर फाइल कर पाए। उससे पहले, स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। अगर आप इनकम टैक्स, जीएसटी, टीडीएस, ईएसआईसी, ईपीएफ सभी से अपडेट रहना चाहते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारी ऐप इंस्टॉल नहीं की है तो प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है, जहां पर आपको बहुत सारे कोर्सेज मिल जाते हैं। अगर आप टीडीएस सीखना चाहते हैं, टीडीएस की रिटर्न्स कैसे फाइल होती है, टीडीएस की पेमेंट कैसे होती है, ईएसआईसी, ईपीएफ रिटर्न्स कैसे फाइल होती है, इनकम टैक्स रिटर्न, जीएसटी रिटर्न्स, तो इन सभी के रिगार्डिंग प्रैक्टिकल कोर्सेज जो है वो आपको वहां पर मिल जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारी जो वीडियो है, जिसके अंदर हम बात करेंगे कि आईटीआर फाइल करने के लिए आपको क्या वर्किंग, क्या प्रिपरेशन है जो आप पहले कर सकते हैं। तो यहां पर मैंने कुछ पॉइंट्स नोट डाउन किए हैं, जिनको मैं एक एक करके आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि आपका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड, लास्ट ईयर की जो आपने आईटीआर फाइल की थी उसकी एक कॉपी, ताकि जब आप आईटीआर फाइल करने जाएं तो कुछ बेसिक डिटेल्स आपके पास ऑलरेडी जो है होनी चाहिए, ताकि एकदम से कोई डिटेल्स आपको फिल करनी है और उसके लिए आपको क्या ना करना पड़े, आपको मेहनत ना करनी पड़े कि आप जो है लास्ट ईयर के कुछ रिकॉर्ड्स अपने सर्च करें। तो लास्ट ईयर की जो आपने आईटीआर फाइल की है वो पहले से ही आप जो है एक कॉपी अपने पास जरूर रख ले। कई बार क्या होता है, जब आप करंट ईयर की रिटर्न फाइल कर रहे होते हैं, करंट ईयर की इनकम कैलकुलेट कर रहे होते हैं, तो ऐसे में लास्ट ईयर की जो आपने रिटर्न फाइल की है वो आपकी बहुत हेल्प करती है कि लास्ट ईयर आपकी क्या इनकम्स थी, और उस इनकम के बेसिस पे आपको यह देखना है कि करंट ईयर में कोई इनकम नई आपकी ऐड हुई है, या फिर प्रीवियस ईयर में जो कोई इनकम थी वो अब बंद हो गई है, वो इनकम अब अर्न नहीं हो रही है। तो कंपैरेटिव्स आपके पास मिल जाते हैं कि आपकी जो इनकम है इस साल में, उसके अंदर क्या एडिशंस हुई हैं, क्या सोर्स ऑफ इनकम डिलीट हुई। उसके बाद करंट ईयर की हमें इनकम एस्टिमेट करनी है, सॉरी कैलकुलेट करनी है। अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल ईयर 22-23 की, जिसके रिगार्डिंग असेसमेंट ईयर हमारा होता है 23-24, तो हमें क्या करना है, फाइनेंशियल ईयर 22-23 की इनकम कैलकुलेट करनी है, सही इनकम, एग्जैक्ट इनकम। तो ऐसे में हमारी क्या क्या इनकम हो सकती है। जनरली आप सबको पता है कि इनकम टैक्स के अंदर 5 हेड्स हैं, और 5 हेड्स में ही आपकी इनकम कैटेगराइज की जाती है। तो या तो आपकी सैलरी इनकम हो सकती है, तो सैलरी इनकम के रिगार्डिंग आपके पास फॉर्म 16, अगर आपके केस में फॉर्म 16 एप्लीकेबल नहीं है तो आपके पास सैलरी स्लिप्स होनी चाहिए। अगर आपके केस में सैलरी स्लिप्स भी नहीं है तो एक सैलरी सर्टिफिकेट आप अपने एम्प्लॉयर से ले सकते हैं, जिसके बेसिस पर आप आईटीआर फाइल कर सकते हैं। और अगर ये भी आपके केस में अवेलेबल नहीं है तो आपके बैंक में, बैंक अकाउंट में जो भी सैलरी इनकम आपको रिसीव हुई है, या फिर अगर आपको कैश सैलरी इनकम रिसीव होती है, तो आप एक जो है वर्किंग अपनी करेंगे कि किस महीने में कितनी सैलरी इनकम आपको रिसीव हुई है, और उसके बेस पर आप अपनी सैलरी इनकम कैलकुलेट करेंगे। अगर मैं बात करूं फॉर्म 16 की,
तो फॉर्म 16 15 जून 23 तक जो है आपका एम्प्लॉयर जो है वो आपको प्रोवाइड कर देता है। इट मींस अगर मैं बात करूं फॉर्म 16 के बेस पर आप आईटीआर फाइल करने वाले हैं तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर वेट करना होगा, क्योंकि जो आपका एम्प्लॉयर है वो 30 अप्रैल तक टीडीएस डिपॉजिट करता है, 31 मई तक अपनी टीडीएस रिटर्न फाइल करता है, और उसके बेसिस पर 15 जून तक आपका फॉर्म 16 जनरेट किया जाता है। तो फॉर्म 16 अगर आपके केस में एप्लीकेबल है तो ऐसे में आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है, और जैसे ही आपको फॉर्म 16 मिलता है आप क्या कर सकते हैं, अपनी सैलरी इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपकी कोई रेंटल इनकम है अंडर दी हेड हाउस प्रॉपर्टी, तो ऐसे में जो भी आपकी रेंट रिसीट्स हैं, रेंट एग्रीमेंट्स हैं, बैंक अकाउंट में जितना आपने रेंट रिसीव किया है, तो उसके बेसिस पर आप अपनी रेंटल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर कैपिटल गेन हेड में आपकी इनकम है, आपने कोई शेयर्स के अंदर सेल परचेज की है, या फिर आपने कोई कैपिटल एसेट्स, मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी सेल परचेज की है, तो ऐसे में उन कैपिटल एसेट्स के रिगार्डिंग जो आपने ट्रांसफर किए हैं उसके सेल डॉक्यूमेंट्स, परचेज डॉक्यूमेंट्स, और जो एक्सपेंसेस आपने उन ट्रांसफर के रिलेशन में इनकर किए हैं, वो एक्सपेंसेस की डिटेल्स आपको क्या करनी है, वो मेंटेन करनी है। तो अगर आपने कोई प्रॉपर्टी सेल की है तो ऐसे में जो प्रॉपर्टी जब आपने परचेज की होगी उस परचेज के डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, जो आपने सेल की वो प्रॉपर्टी तो सेल के डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, क्योंकि उसी के बेसिस पर आपका कैपिटल गेन कैलकुलेट किया जाता है। सेम वे में अगर आप शेयर्स में डील करते हैं तो ऐसे में डीमेट अकाउंट की स्टेटमेंट्स मिलती है, डीमेट अकाउंट से आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट मिलती है, वो आपके पास होनी चाहिए ताकि आप सही सही कैपिटल गेन इनकम कैलकुलेट कर सकें। आफ्टर दैट, बिजनेस इनकम। अगर आप एक बिजनेसमैन है, आपके केस में बिजनेस इनकम है, तो ऐसे में दो बातें हो सकती हैं, या तो आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं तो ऐसे में आप बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, तो उस बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बेसिस पर आप अपनी जो है आईटीआर फाइल कर सकते हैं। तो ऐसे में टाइमली आप अपनी बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर कर ले, ताकि आपको आईटीआर फाइल करने में दिक्कत ना हो। अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते हैं तो ऐसे में आपके पास प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का जो है एक ऑप्शन अवेलेबल होता है, जहां पर आप 6% या 8% अपनी इनकम डिक्लेयर करते हैं ऑफ द टर्नओवर। तो ऐसे में आपके पास रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जैसे कि जीएसटी रिटर्न, जिसके बेसिस पर आप जो है टर्नओवर का 6% या 8% डिक्लेयर करते हैं। उसके अलावा कितनी रिसीट्स हैं आपकी जो आपने कैश में रिसीव की है, कितनी आपने बैंकिंग चैनल के जरिए रिसीव की है, क्या आपके सन्ड्री क्रेडिटर्स बैलेंसेस है, क्या आपके सन्ड्री डेटर्स बैलेंसेस है, क्या आपके पास स्टॉक इन हैंड है। तो वो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स जो आपको प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के तहत रिटर्न फाइलिंग करने में हेल्प करता है, वो डॉक्यूमेंट्स आपको मेंटेन करने हैं, जिसके बेसिस पर आप अपनी आईटीआर इजिली फाइल कर सकते हैं। उसके बाद अदर हेड में आपकी इनकम आती है, तो बहुत बार जो है कुछ अदर इनकम्स होती हैं, जैसे कि बैंक से आपको इंटरेस्ट मिलता है, या फिर कोई लॉटरी आपने जीती है, कोई कैजुअल इनकम आपके केस में अराइज हुई है, तो ऐसे में उसके रिलेटेड जो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स है वो आपको मेंटेन करना है। अगर आपने फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट किया है तो फिक्स डिपॉजिट पर जो इंटरेस्ट मिलता है उसके लिए आप बैंक से एक इंटरेस्ट सर्टिफिकेट ले सकते हैं, और उस इंटरेस्ट सर्टिफिकेट के बेस पर आप अपनी इंटरेस्ट इनकम डिक्लेयर कर सकते हैं। इसी तरह आप मान लीजिए पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट मेंटेन करते हैं, तो ऐसे में जो इंटरेस्ट आपको पीपीएफ अकाउंट में मिलता है वो एग्जम्प्ट होता है, लेकिन फिर भी आपके पास डिटेल होनी चाहिए कि कितना इंटरेस्ट आपको उस साल में रिसीव हुआ है, तो वो आपकी पीपीएफ पासबुक में आप अपडेट करा सकते हैं, जिसके बेसिस पर आप जो इंटरेस्ट है उसको क्या करेंगे, एग्जम्प्ट इनकम में डिक्लेयर करेंगे। और इसी तरह आप पीपीएफ में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो एटीसी में आपको डिडक्शन मिलती है, तो ऑन द बेसिस ऑफ पीपीएफ स्टेटमेंट आप जो है एटीसी के तहत अपने डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो ये बेसिकली कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं रिगार्डिंग योर इनकम, चाहे वो फॉर्म 16 की बात है, सैलरी स्लिप्स की बात है, रेंट रिसीट्स की बात है, सेल परचेज डॉक्यूमेंट्स ऑफ कैपिटल एसेट्स की बात है। अगर बिजनेस है तो ऐसे में जो आप फाइनेंशियल्स प्रिपेयर करते हैं, अदर इनकम है तो ऐसे में इंटरेस्ट सर्टिफिकेट है, पासबुक वगैरह है, वो आप अपडेट करा सकते हैं पहले ही, ताकि वो जो इनकम है वो आप पहले से ही कैलकुलेट कर सकें, एकदम से आपको बाद में परेशान ना होना पड़े। उसके बाद जब सभी इनकम आपके पास आ जाती है तो इन सभी इनकम को आप क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे विद योर 26 AS AIS TIS। फॉर्म 26 AS में आपको वो इनकम पता चल जाती है जिस पर आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, आपको सैलरी मिलती है, आपके एम्प्लॉयर ने आपका टीडीएस डिडक्ट किया है सैलरी इनकम पर, तो आपको फॉर्म 26 AS से पता चल जाता है कि आपके एम्प्लॉयर ने कितनी सैलरी इनकम डिक्लेयर की है अपने टीडीएस रिटर्न्स के अंदर।
तो ऐसे में आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप उस इनकम को मैच करेंगे विद फॉर्म 26 एएस। अगर कोई मिसमैच है तो आप उसको जो है एनालाइज करेंगे कि आपने जो इनकम कैलकुलेट की है वो सही है या फॉर्म 26 एएस में जो इनकम आ रही है वो सही है, और जो सही होगा उसी के बेसिस पर आप अपना डिसीजन लेंगे। एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट जनरेट की जाती है बाय द इनकम टैक्स पोर्टल। ऐसे में बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो आप एआईएस स्टेटमेंट के जरिए जो है पता लगा सकते हैं, जैसे कि आपकी टर्नओवर है जो जीएसटी रिटर्न में आप फाइल करते हैं, तो वो आपकी एआईएस एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में आ जाती है। अगर आपने कोई एडवांस टैक्स पे किया है वो आपका एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में आ जाता है। और बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जैसे कि बैंक से आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, डीमेट अकाउंट से आपने कुछ ट्रांजेक्शन की है, वो सभी एआईएस के अंदर आपको रिपोर्ट कर दी जाती है बाय द इनकम टैक्स पोर्टल। तो आप अपनी इनकम को एआईएस स्टेटमेंट के साथ भी क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे और जो है सही इनकम डिक्लेयर करेंगे। देन है टीआईएस, टैक्स इंफॉर्मेशन समरी। तो यहाँ पर आपका जो भी टीडीएस डिडक्ट हुआ है, जो भी एडवांस टैक्स है, जो भी सेल्फ असेसमेंट टैक्स है, वो आपका यहाँ पर आ जाता है। तो ऐसे में जो आपकी टैक्सेस है वो आप यहाँ से जो है कंपेयर कर सकते हैं कि आपका टीडीएस सही डिडक्ट हुआ है नहीं हुआ है, एडवांस टैक्स जो आपने पे किया था वो अपडेट हो चुका है टीआईएस इंफॉर्मेशन के अंदर या नहीं। तो इस तरह की काफी सारी इंफॉर्मेशन है जो आपको टीआईएस, अगर मैं कहूँ तो एआईएस का ही समराइज्ड वर्जन है टीआईएस, जिसके अंदर बेसिकली समरी आपको दे दी जाती है। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट टास्क है जो आपको रिकंसिलिएशंस कहूं या कंपैरेटिव्स कहूं जो आपको देखने हैं अपने फॉर्म 26 एएस एआईएस टीआईएस से। उसके बाद जो डिडक्शंस आप क्लेम करने वाले, बहुत सारी ऐसी डिडक्शंस होती हैं, बहुत सारी ऐसी पेमेंट्स होती हैं, बहुत सारे ऐसे एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो इनकम टैक्स के तहत आपकी टैक्स को कम करते हैं, आपके टैक्स को सेव करते हैं। तो ऐसे में वो डिडक्शंस अगर आप क्लेम करने वाले हैं, फॉर एग्जांपल होम लोन अगर आपने लिया है तो होम लोन के रिगार्डिंग जो प्रिंसिपल की आप पेमेंट करते हैं वो एटीसी में आपके लिए एज ए डिडक्शन अलाउेबल है। और अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो ऐसे में इनकम अंडर दी हेड हाउस प्रॉपर्टी में वो इंटरेस्ट आपके लिए एज एन एक्सपेंस अलाउेबल है। तो ऐसे में अगर आप ये डिडक्शंस क्लेम करना चाहते हैं तो ऐसे में रेलिवेंट डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं, जिस भी बैंक से आपने होम लोन लिया है वहां से एक इंटरेस्ट और प्रिंसिपल पेमेंट सर्टिफिकेट आप उस बैंक से रिसीव कर सकते हैं, जिसके बेसिस पर आप अपना डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। सेम वे में एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो आप पे करते हैं उसकी भी आपको डिडक्शन मिलती है सेक्शन 80C के तहत। तो अगर आपने कोई लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है उसकी रिसीट आपके पास होनी चाहिए। तो ऐसे में ताकि आप सही डिडक्शन क्लेम कर सके, बहुत बार डिपार्टमेंट आपसे जो है क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए कई बार वो रिसीट्स आपसे जो है मांग लेता है, तो ऐसे में वो आपको अपलोड करनी होती है। मेडिकल इंश्योरेंस एक्सपेंसेस, तो मेडिकल इंश्योरेंस एक्सपेंसेस के रिगार्डिंग जो आप प्रीमियम पे करते हैं या फिर आपने कोई एक्सपेंस इनकर किया है जो इनकम टैक्स एक्ट के तहत अलावेबल है जिसको आप क्लेम कर सकते हैं, तो ऐसे में रेलिवेंट डॉक्यूमेंट जो है वो आपके पास होना चाहिए। तो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास होगा तो आप जो है सही जो डिडक्शन है वो क्लेम कर पाएंगे। इसके अलावा और बहुत सारी ऐसी डिडक्शंस होती है जो आप जो है इनकम टैक्स के तहत क्लेम करते हैं, जैसे कि चाइल्ड ट्यूशन फीस, जो आप अपने बच्चे की स्कूल फीस पेमेंट करते हैं उसके अंदर एक ट्यूशन फीस का एक कंपोनेंट होता है जिसकी डिडक्शंस आपको मिलती है। तो ऐसे में आपके पास ट्यूशन फीस पेमेंट का एक सर्टिफिकेट होना चाहिए जो आप अपने स्कूल से, जिस स्कूल में आपके बच्चे जो है स्टडी करते हैं वहां से आप रिसीव कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई डिडक्शन जैसे कि डोनेशन अगर आपने दिया है किसी पॉलिटिकल पार्टी को, किसी चैरिटेबल ट्रस्ट को, उसकी डिडक्शन आप क्लेम करने वाले हैं, तो ऐसे में उस डोनेशन की रिसिट आपके पास होनी चाहिए। तो वो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स आपका क्या करेंगे, गैदर करेंगे, इकट्ठा करेंगे और सही जो डिडक्शन है वो क्लेम करेंगे। इसके बाद फाइनली जब एक बार आपकी इनकम और डिडक्शंस आप जो है कैलकुलेट कर लेते हैं तो नेक्स्ट स्टेप आता है कंपैरिजन ऑफ ओल्ड टैक्स रिजीम वर्सेस न्यू टैक्स रिजीम, कि आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाते हैं तो आपको कितना टैक्स पे करना है और न्यू टैक्स रिजीम में जाते हैं तो कितना टैक्स पे करना है। तो जाहिर सी बात है जहां पर आपको कम टैक्स पे करना होगा आप उस टैक्स रिजीम को चूज करेंगे। तो ऐसे में यह कंपेरेटिव भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ओल्ड टैक्स रिजीम वर्सेस न्यू टैक्स रिजीम में आपको किस टैक्स रिजीम के तहत जो है टैक्स सेविंग हो रही है। तो आपकी जो कंपेरेटिव है, कैलकुलेशंस है, अगर उसके अकॉर्डिंग आपको पता चल जाता है कि आपको किस टैक्स रिजीम में जाने में फायदा है तो आप उस टैक्स रिजीम को चूज करेंगे। और चूज करने के बाद फाइनली आपके लिए जो स्टेप बचता है कि आपको अब अपना सही आईटीआर फॉर्म जो है वो चूज करना है। जैसे कि आपको पता है आईटीआर 1 से लेकर आईटीआर 7 तक 7 टाइप ऑफ आईटीआर फॉर्म्स है, तो आपके केस में जो भी एप्लीकेबल है। अब यहाँ पर
आईटीआर फॉर्म चूज करना भी अपने आप में जो है एक बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि सही आईटीआर फॉर्म आपको चूज करना है और आईटीआर 1 से लेकर आईटीआर 7 तक आपके केस में कौन सा आईटीआर फॉर्म एप्लीकेबल होगा वो आपको पता होना चाहिए। सही आईटीआर फॉर्म आपको चूज करना है और फाइनली उसको क्या करना है, फाइल करना है। तो आई होप मेरी यह वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगी। इसके बेसिस पर अगर आप कुछ वर्किंग्स करते हैं तो मेरे हिसाब से जब आप आईटीआर फाइल करेंगे तो आप देखेंगे बहुत इजीली आप अपनी आईटीआर फाइल कर पाते हैं, क्योंकि हम लोग खुद भी यही पैटर्न फॉलो करते हैं। पहले जो क्लाइंट है उसकी सभी इनकम डिटेल्स इकट्ठी करते हैं, गैदर करते हैं, उसके बेसिस पर इनकम कैलकुलेट करते हैं, फिर उसकी जो डिडक्शंस है वो डॉक्यूमेंट सारे जो है कलेक्ट करते हैं, उनके बेसिस पर उनकी डिडक्शंस जो है वो हम कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद एक कंपैरेटिव करते हैं कि ओल्ड टैक्स रेजिम या न्यू टैक्स रेजिम, किस टैक्स रेजिम में क्लाइंट को फायदा होने वाला है, और अकॉर्डिंगली सही आईटीआर फॉर्म चूज करते हैं और उसकी आईटीआर फाइल करते हैं। इसके रिगार्डिंग अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आई होप हमारी ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस।